बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में वाज़े तौर पे यह ऐलान किया और बताया कि अब मज़ीद ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। अभी उन्होंने ये बात की थी कि मियां नवाज शरीफ ने छोटे भाई की कही हुई बात पर मोहर जब्त करने की कोशिश की। अब वो आ रहे हैं या नहीं, मेडिकल रिपोर्ट उनकी लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। आज उनकी आमद के हवाले से कानूनी माहिरीन जो है क्या राय रखते हैं, उनकी सियासी जमात की तैयारियां क्या हैं, आज पहले सेगमेंट में बात करेंगे इस हवाले से। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो कैसे देखती हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे और शिकायतें हैं उनको। और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे उस्मान डार साहब के मशहूर ज़माना इंटरव्यू की, और उस इंटरव्यू के बाद उनकी वालदा का जो बयान है, उसके बाद एक बयानिया जो बन रहा है, उस पर जो सवालात उठ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इन सारे मौजूआत पर। इस वक्त हमारे साथ आईनी और कानूनी माहिर हसन रजा पाशा मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे ये सवाल रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने का ऐलान तो कर चुके हैं, उनकी जमात तैयारियां कर रही है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो फातेह लाहौर के तौर पर लाहौर उतरना चाहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, जब वो आज से चंद साल कब मुल्क से गए थे तो वो एक जेल के कैदी थे और 4 हफ्तों के अदालती हुक्म पर गए थे और 4 हफ्तों में उन्हें वापस आना था। बहरहाल 4 हफ्तों में नहीं आए। मेडिकल ग्राउंड्स का जो लेटर है, मेडिकल सर्टिफिकेट हम उसे कह सकते हैं बज़ाहिर, वो लाहौर हाई कोर्ट को जमा हो चुका है। लेकिन 21 अक्टूबर को अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर, क्वेटा, कराची, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, किसी अदालती रिलीफ के बगैर अगर लैंड करते हैं, तो उनका स्टेटस क्या होगा? हसन रजा पाशा साहब के सामने रखूंगा ये सवाल। पाशा साहब, आपने मेरा तहमीद सुन ली होगी। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आते हैं तो वो मीनारे पाकिस्तान जाते हुए आपको नजर आते हैं या फिर जिस जेल में कैद थे वहां जाते हुए नजर आते हैं? देखिए, मैं रिंद साहब खालिसन कानूनी बात करूंगा। मैं कानूनी ही नुक्ता आपसे पूछना चाह रहा हूं। कानून ये कहता है कि अगर तो वो होते मुल्जम, आई मीन कि उनका केस ट्रायल अभी जारी होता, फैसला ना हो चुका होता, तो फिर वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कर सकते थे और कोर्ट्स ने प्रोटेक्टिव बेल पहले दी हुई है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल आल टुगेदर डिफरेंट है कि वो सजा उनको हो चुकी थी और वो वहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की बुनियाद पे, जो कि हेल्थ इश्यूज थे उनकी वजह से उनको उस वक्त की गवर्नमेंट ने और अदालत ने जो है वो उनको बाहर जाने की इजाजत दी। लेकिन हम ये समझते हैं कि मामलात वहीं से शुरू होंगे, उनको सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और वहां से सेक्शन 426 सीआरपीसी के तहत उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो अदालत उनको अगर ग्रांट करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं करती तो फिर वो मसला उनका होगा। लेकिन मामलात वहीं से शुरू होंगे जहां से खत्म हुआ था सिलसिला। आपके हिसाब से अगर एक चीज आपसे ये पूछूं, जो कहा जाता है कि वो, आपने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, ये अपनी क्लैरिटी के लिए पूछना चाहूंगा, उन्हें आने से पहले अदालत को ये बताना होगा कि उन्हें ये सजा मुअत्तल करके जमानत दी जाए, या फिर वो ये इंटरिम रिलीफ मांगेंगे कि उन्हें 2 दिन दिए जाएं, वो एक जलसे से खिताब कर लें फातेह लाहौर के तौर पर और फिर उसके बाद वो जेल चले जाएंगे? देखिए, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये फर्स्ट इंस्टेंस का केस है। हमने कभी देखा नहीं है कि किसी को सजा हुई हो तो उसका इस तरह अरेंजमेंट किया जाए कि वो बाहर चले जाएं। लेकिन बहरहाल वो चले गए और अब जब आना होगा तो वो सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव बेल होगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरे ख्याल में, जहां तक मैं समझता हूं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि प्रोटेक्टिव बेल इससे वो सीख नहीं कर सकते। उनको पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल तब होती है अगर वो केस ट्रायल में हो। तो फैसला शुदा केसेस हैं और इसमें सजा हो चुकी थी और सजा सस्पेंड नहीं हुई थी। ऑल दो कि इनकी जो को अक्यूज्ड है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनको जो है वो सस्पेंड हो चुकी है, सजा उनकी वो बरी हो चुकी है। आप समझते हैं कि उनका फायदा उन्हें हो सकता है अगले 20 दिनों में अदालत से कोई रिलीफ ऐसा मिल सकता है कि इसकी नजीर की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिले और वो 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पे खिताब कर रहे हों? ये बिल्कुल उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन रिंद साहब ये ख्याल रहे कि इनको रिलीफ उसी वक्त ये मिल पाएगा जब वो सरेंडर कर चुके होंगे। ठीक है, पहले नहीं मिलेगा। ठीक है। हसन रजा पाशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब, आपने अपनी आईनी और कानूनी राय हमारे सामने रखी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और कानून क्या रास्ता देता है वो हमें बताया।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान से कोशिश करेंगे कि लंदन जाएं और लंदन की फिजाओं में क्या फैसले हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो छोटे भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी कही हुई बात पर मोहर सख्त करने की उन्होंने कोशिश की है और सहाफ़ियों को यह बताया है कि आज उनका दफ्तर आने का आखिरी दिन था और अब वो दफ्तर के बाद जो है मुमकिन है कि दफ्तर नहीं आएंगे, अब वो जाएंगे सऊदी अरब और फिर वहाँ से अबू धाबी और अबू धाबी से पाकिस्तान। बहरहाल क्यों 3 मरहलों में आ रहे हैं ये अपनी जगह एक सवाल है, लेकिन लंदन की फिजाओं में इस वक्त सूरत हाल क्या है। शेख रोहेल असगर हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं और एक बड़ी तवाना आवाज़ हैं और हमने देखा कि असम्बली के फ्लोर पे या किसी भी कमेटी की मीटिंग में बड़े तवानाई से बड़े जानदार अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखते हैं। शेख साहब, लंदन से सूरत हाल क्या है? मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रवाना हो रहे हैं आप या आप डायरेक्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, मियाँ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं? नहीं, मैं शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ले लिया। नहीं, मैं इंशाल्लाह इस मंडे को मैं अपने लाहौर ऑफिस में होऊंगा। मियां साहब, अब तक देखें, मैं आपको एक जो जाहिर जो मैंने देखा, जो मैंने अपनी कानों से वहां बैठ कर सुना, तो भाई आप ये कह सकते हैं उनको भी तजस्सुस है, उनको भी एक किस्म का इंतजार है 21 तारीख का। और मेरे ख्याल में आजकल तो वैसे काफी मसरूफ हैं और जैसे आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि पहले वो उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद यूएई जाएंगे, फिर यूएई के बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। ये चीज जो है सऊदी अरब में भी मेरा ख्याल है, मुझे अब अंदाजा तो नहीं है ना, मैं तो कोऑर्डिनेटर। अच्छा, आपके ख्याल में आपके सामने जो सूरत हाल रखने से पहले एक शॉट चलाना चाहूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज जरा क्लैरिटी देने की कोशिश की है अपने वोटर सपोर्टर को, मीडिया को, कि ये जी जो इबाम है 21 अक्टूबर के हवाले से वो खत्म हो गया। जरा मियां शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस सुने, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वही है जो आपके पार्टी सदर का है। जरा सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं आज ये बड़े अदब से बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान उतरेंगे तो एक कैदी की हैसियत से उतरेंगे और कानून में बज़ाहिर जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी सज़ा को ख़त्म नहीं करती वो बतौर एक कैदी उतरेंगे, वो मीनार पाकिस्तान नहीं जा सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो फातेह लाहौर के तौर पे उतरेंगे और मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। तो क्या होगा, कोई फिर एक कशीदा सूरत हाल नज़र आती है या फिर मियाँ साहब सरेंडर करेंगे लॉ के सामने? और जैसे पहले माजी में भी उन्होंने गिरफ्तारी दी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी लॉ को वायलेट करने की कोशिश की, तो इस बार भी वो लॉ की बाइंडिंग के साथ जाते हुए दोबारा जेल जाएंगे? कोई मुझे तो इस बारे में देखें, मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं वो कानून का तालिब इल्म तो नहीं, ना मैंने वो कानून की किताबें पढ़ी हैं। अब कानूनदान, अगर आप किसी कानूनदान को, ऐसे कानूनदान को देखेंगे जो मियां साहब के एंटी होगा, तो ऑब्वियसली वो आपके सामने ऐसी ऐसी बातें रखेगा जिनको देख के आप, जिनको सुन के, जिनको पढ़ के आप अजीबो गरीब किस्म के अपना एक ज़हन बना लेंगे। सही। और अगर कोई मियां साहब के हक में होगा तो ऑब्वियसली वो ऐसी दलाइल और ऐसी दलील और ऐसी बातें आपके सामने रखेगा कि आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान तरीका है। इन तमाम कानूनदानों की दलीलों पे फैसला तो शेख साहब अदालत ने करना है, मैं और आप नहीं कर सकेंगे। एक सवाल और आपके सामने रखूंगा, वो सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आते हैं, मीनारे पाकिस्तान नहीं जा सकते फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि आपने जो पहला सवाल किया था, मैं उसके सवाल के अंदर ही आपके इस सवाल का भी जवाब शायद आ गया था। सही। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मियां साहब जब आएंगे तो ऑब्वियसली अगर किसी अदालत में उनको रिलीफ नहीं मिलता तो एट द एंड ऑफ द डे उनको सरेंडर करना पड़ेगा। आपने माजी में देखा होगा कि जब मियां साहब को अदलिया ने सरेंडर करने के लिए कहा था और वक्त दिया था, तो मियां साहब खुद जाती तौर पे अपने साथ खुद वो जेल तशरीफ ले गए थे
तो इससे ये साबित होता है कि मियां साहब ने कभी भी अनलॉफुल एक्ट नहीं किया। मियां साहब ने कभी भी गैर कानूनी या अदलिया के खिलाफ या अदलिया को हुक्म के खिलाफ कभी कोई इक़दाम नहीं किया। और ये आप ध्यान में रखें कि जब मियां साहब तशरीफ लाए, कभी बहुत दिन है। अब मसला ये पता है मसला क्या है? मसला हमारा ये है कि हम बहुत जल्द फैसले कर लेते हैं, बहुत जल्द अपना फैसला सादर कर देते हैं। बिल्कुल। अब ये कुछ हो जाएगा। हम लोग वक्त का इंतजार नहीं करते। ठीक हो गया। अभी हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए अभी आज आपके सामने तारीख है 6। इसका मतलब है कि आपके पास अभी 15 दिन है। 15 दिन में अदालतों से इतना जल्दी रिलीफ मिल जाएगा शेख साहब? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अब ये आप जरा ज़हन में रखें। अब ये डिपेंड करता है कि मियां साहब आके अपने लिए कोई रिलीफ किसी अदालत से मांगते हैं, हाई कोर्ट से मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मांगते हैं। इस्लामाबाद उसूली तौर पे उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है शेख रोहेल असगर साहब? नहीं सर, नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं होगी क्योंकि मियां साहब तशरीफ लाएंगे लाहौर और जुडिशल। लेकिन सर मरियम नवाज साहिबा को जो रिलीफ मिला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला था बतौर शरीक मुल्जिमा इस केस में, जिसमें मियां साहब को सजा हुई थी। नहीं सर, मैं आप गुजारिश कर रहा हूँ जहां भी आप उतरेंगे, जिस जगह पे उतरेंगे उसी जुरिडिक्शन में जाएंगे ना आप रिलीफ करेंगे। ठीक। तो हाईकोर्ट आपको रिलीफ देती है, पंजाब की हाईकोर्ट आपको रिलीफ देती है और उसके बाद आप पेश हो जाएंगे। उसको आप आवाज़ी जमानत भी कहते हैं ना। तो बस इसके लिए मेरा अपना ख्याल है कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। वक्त के साथ साथ सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएगी। एक ख्याल शेख रोहेल असगर साहब, एक ख्याल ये भी मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इंतखाबात की डेट की अनाउंसमेंट से पहले वापसी एक गलत फैसला हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? क्या जी? मियां नवाज शरीफ साहब के जो वापसी का फैसला है, इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल उनकी वापसी एक गलत फैसला हो सकता है, ये एक ख्याल मौजूद है। नहीं जी नहीं, ये बस वो लोग हैं जो बस मैं अब उनके लिए कुछ कह नहीं सकता। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, पता नहीं वो किस तरह सोचते हैं। अच्छा चलें, इसको आगे बढ़ा के सिर्फ एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो 16 माह की कारकर्दगी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, बाकी इत्तेहादी जमातें नहीं ले रही। 16 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पर शेख रोहेल असगर या उनकी जमात के पास ऐसा क्या है कि वो अवाम के पास जाएं और उन्हें बताएं कि 16 माह में हमने ये किया है, मैं अगली बार दोबारा आप वोट दें? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं कि खैर मैं ज़रा समझ तो नहीं सका आपके सवाल को, लेकिन जो मेरे समाज तक बात पहुंची है वो तो यही है कि आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके पास कौन सी ऐसी बात है जिससे वो आवाम को ये समझा सकेंगे। ये आप ध्यान में रखें कि हर किसी शख्स का, हर लीडर का एक अपना माजी होता है। उस माजी से लोग काफी ज्यादा मुतमिन होते हैं, काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, कन्विंस होते हैं। मियां साहब का भी एक माजी है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जब वो अब देख लीजिए कि 2013 में जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे या उससे पहले जो तकरीरें करते थे, उसमें भी उन्होंने आवाम से ये वादा किया था कि मैं ये मसाइल जो है इनको एड्रेस करूंगा और इंशाल्लाह इनका हल निकाल लूंगा। और अल्लाह ने उनकी मदद की और उसमें कामयाब हुए। आज भी जो चीज लेके आएंगे, मैंने आपको अर्ज किया ना पहले भी कि ये चीज उनके दिलो दिमाग में है कि उन्होंने अपने अवाम के साथ क्या वादा करना है, अवाम के साथ क्या बात करनी है और क्या उन्होंने वो तस्वीर दिखानी है अवाम को जो अवाम के फायदे के लिए होगी, मुल्क के फायदे के लिए होगी। क्योंकि अब इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपने इस मुआशरे में जो मुआशरा आपने तकसीम कर दिया था, उस मुआशरे को दोबारा यकजा करना, उसमें अदम बर्दाश्त आ गई थी। तो शेख साहब उसके लिए तो मफाहमत का बयानिया चाहिए। मियां साहब जो बयानिया लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, शहबाज साहब ने किसी हद तक उन्हें रोका, वो तो फिर वही जिसे कहते हैं एक कन्फ्रंटेशन की सी सिचुएशन थी। जो बात आप कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी माहौल को बेहतर करने की जरूरत है, मुल्क का जो माहौल ओवरऑल है उसे थोड़ा कूल डाउन करने की जरूरत है, वो तो मफाहमत का फॉर्मूला लगता है। बजायर मियां साहब मफाहमत वाले लगते नहीं है।
मैं आपको गुजारिश करूँ, जिस वक्त सियासी माहौल पैदा होता है ना, उसमें इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं। हर सियासी जमात ने अपनी सियासत करनी है, अपनी जमात की सियासत करनी है, अपने मैनिफेस्टो की सियासत करनी है। तो इसलिए ये भी इस वक्त ये भी बहुत जल्द है ये कि आपको फैसला करेंगे नहीं कि आपने क्या माहौल पैदा करना। हाँ, ये हो सकता है कि जब इलेक्शन शुरू होगा या इलेक्शन मुहिम होगी, उसमें जाके आप बहुत सारी चीजें जो है उसमें आप तब्दीली देखेंगे। अच्छा, आखिरी मिनट है शेख साहब, एक सवाल आपके सामने रखूंगा। अगर इंतखाबात होते हैं जनवरी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड भी कर लेती है, वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ या कोई तीसरा नून लीगी? मैंने कहा इंतखाबात की सूरत में वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ या फिर कोई तीसरा मुस्लिम लीग नून का रहनुमा? बड़ा सादा सा जवाब है इसमें, बड़ा सादा सा, बिल्कुल सीधा सादा सा। ठीक है, ये भी आप माजी में देख लें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब होते हुए, मरियम बेटा के होते हुए भी मियाँ साहब ने फैसला किया कि इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म होंगे शाहिद अब्बासी होंगे, बेशक के वो किसी और रास्ते पे निकल गया। तो इसका मतलब है कि मियां साहब का फैसला जो है वो हतमी फैसला आप तस्दीक कर रहे हैं कि खाकान साहब किसी और रास्ते पे निकल गए? जी, आप तस्दीक कर रहे हैं कि शायद खाकान साहब किसी और रास्ते पे निकल गए? बातों से अंदाजा लगाता हूँ मैं, मुझे मेरे साथ उसने कोई ऐसी कोई क्या कहते हैं दिल की बात तो उसने मेरे से शेयर नहीं की, मैं तो उसके व्यवहार से अंदाजा लगाता हूँ। अब मैं तो नहीं समझ सका कि वो कौन सी सियासत कर रहा है, किस सोच का हामिल है। अब वो भी बता देगा 2-10 दिन के अंदर कोई चीज या हो जाएगी। अगर तो देखें वो आगे अपना रिसेप्शन आगे मियाँ साहब की, मियाँ साहब को जब तशरीफ लाएंगे उसके आगे, तो इसका मतलब है कि जो कुछ बातें थी वो सारे मफरूजों पे कायम थी। चलें, ठीक हो गया। शेख रुहेल असगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और शाहिद खाकान अब्बासी और मियां साहब के मुस्तकबिल के हवाले से जाते जाते हमें खबर दे गए। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। शहबाज साहब ने आज ज़रा जिसे कहते हैं एक लव लेटर भेजने की कोशिश की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवीद कमर साहब से पूछेंगे कि इस लव लेटर की बुनियाद वो तो नहीं है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद नवीद कमर होंगे और सैयद नवीद कमर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहने और उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ने से पहले चाहूँगा कि सैयद नवीद कमर के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कुछ कहा था और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुखातिब होकर कहा था। क्या कहा था ज़रा सुनिए तो फिर नवीद कमर साहब से मुखातिब होते हैं। सैयद नवीद कमर ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूंगा कि इनको पीएमएल में भेज दें इनको जरा। नवीद कमर साहब, आपने सुना शहबाज शरीफ साहब के एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी जो आपका रोल है कैबिनेट में उस पर तारीफ थी। और आज हमने देखा कि जहां वो मियां नवाज शरीफ की वापसी और अपने एजेंडे का ऐलान कर रहे थे, कुछ बर्फ हमें पिघलती हुई नजर आई। उन्होंने बिलावल के लिए एक बार फिर बड़े अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा उनके वजीर खारजा रहे। तो कोई नवीद कमर ने रोल प्ले किया या वैसे कोई सैनिटी प्रिवेल होती हुई नजर आती है? देखें, ये हम जा रहे हैं एक इलेक्शन के माहौल में, तो जहां कुछ लोगों ने थोड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की, वहां मेरा ख्याल है कि हम लोग कलीग्स रहे हैं, अभी एक गवर्नमेंट कोalition में इकट्ठे थे, तो इट इज ओनली नेचुरल कि उनकी तरफ से अपने कैबिनेट के जो कलीग्स थे उनके लिए मुनासिब अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। देखिए, इलेक्शन का कोई ये पता नहीं, क्योंकि हर पार्टी अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ रही है। जाहिर है कि जहां जहां हमारा डायरेक्टली मुकाबला होगा वहां जाहिर है एक दूसरे पे नुक्ताचीनी भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं और फिर किस तरह से गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो तो अभी इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही होता है कि माहौल साजगार रखा जाए।
अच्छा नवीद कमर साहब, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि कोई रोल आपने प्ले किया या कोई राब्ता था, या आपका कोई राब्ता नहीं था मियां शहबाज शरीफ साहब से इन दिनों में खासकर? देखिए इन दिनों में स्पेसिफिकली तो कोई राब्ता नहीं था, लेकिन बहरहाल PMLN के जो कलीग्स हैं वो तो अब तो इतने अरसा इकट्ठे रहे हैं कि वो तो सब दोस्त हैं, वक्तन फवक्तन बातचीत होती रहती है। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूंगा कि बैठ के ये कोशिश की गई, ये जाहिर है नेचुरल सी बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये नेचुरल है, कोई ऐसी एफर्ट आप कह रहे हैं नहीं हुई। नवीद कमर साहब, इलेक्शन के हवाले से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दो अगर पॉलिटिकल पार्टीज 90s डेज पर एम्फेसाइज करते हुए नजर आई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन अभी तक डेट हमें नजर नहीं आती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्टांस चेंज हो गया है या पीपल्स पार्टी अपने उसी स्टांस पर है? नहीं, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल स्टांस चेंज नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो इंसिस्ट करना कि उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसी के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर रियलिस्टिकली वो नवंबर की जो 8 तारीख है वो होती भी नज़र नहीं आ रही, तब भी तो पीपल्स पार्टी के ये इंसिस्टेंस ज़रूर है कि जल्द अज जल्द ये डेट दी जाए और फिर उस डेट पे इलेक्शंस करवाए जाएं। जो इस वक्त का टाइम टेबल समझ में आ रहा है वो एंड जनवरी का नजर आ रहा है, तो फिर उस तारीख से फर्दर स्लिपेजेस जो हैं वो मुल्क के लिए बेहतर। नवीद कमर साहब, जो हम देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने लफ्ज नोटिस इस्तेमाल किया, नोटिफिकेशन नहीं दे देते। आपने अब जनवरी की डेट दी है, अगर जनवरी की भी डेट नहीं देते फौरी तौर पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फोरम्स क्या है जाने के लिए? अदलिया है, अवाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस क्या है? लेकिन सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो। पहला ऑप्शन तो हमारा यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करे और जो तारीख उन्होंने देनी है, अब तो क्योंकि कानून में भी कोई इबाम नहीं रहा कि तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है, तो उनको इसका ऐलान कर देना चाहिए। इस पे लोगों को जो है कंफ्यूजन का शिकार ना होने दे, उसका डेट अभी से ही अनाउंस कर दें, क्योंकि बाकी जो है डिलिमिटेशन वगैरह जिसकी वजह से डिले वो कह रहे थे, उसकी तो अब उसका टाइम टेबल उन्होंने दे दिया है, तो उसके बाद से जो 54 डेज बनते हैं उसके मुताबिक डेट अनाउंस कर दें। नवीद कमर साहब, आप कहते हैं जनवरी की डेट अनाउंस होनी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सर्द इलाके हैं वहां पर शदीद सर्दी होगी, कैंपेन करना और इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा, और वही उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं, लेकिन आप बज़िद हैं कि जनवरी में इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, जनवरी या फरवरी का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरा कहना यह है कि जल्द से जल्द होने चाहिए। पिछली जो इलेक्शन हुए थे, तो पिछले से पहले वाले वो भी इसी टाइम फ्रेम में हुए थे, अर्ली फरवरी में वो हुए थे जब 2008 में इलेक्शंस हुए थे, तो ये इतना अजूबे की बात नहीं है। और ये बहाने हीले करना कि जी ये है, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बारिश है, आज फ्लड है, तो फिर तो कभी भी इलेक्शंस नहीं होंगे ना इस मुल्क में। अच्छा नवीद कमर साहब, जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नजर आता है दो चीज़ों पे बड़ी डिस्टर्ब नजर आ रही है। एक बिलावल भुट्टो जरदारी का लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो शिकवा है, और उसके साथ साथ उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वो वालिद को घर के मामलात में पाबंद हैं, पार्टी के मामलात में जवाब नहीं देंगे, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट फंड्स के मामले पर भी बिलावल जो है कंफर्टेबल हमें नजर नहीं आ रहा है सिंध में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को भी अदालत ले जाने की बातें कर रही थी, तो कुछ मसाइल हल हुए हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ या वहीं पर हैं अभी तक मसाइल? देखिए, पहली चीज तो ये कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। सिंध के साथ ये हुआ कि जिस दिन केयरटेकर्स आए, हालांकि कानून ये कहता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतहरिक होती है और नए ऐलान जो है वो नहीं अलाउ होते। लेकिन एक हुआ कि न सिर्फ ये कि नए ऐलानात की बात नहीं है, पर जो चीजें चल रही थी, जो ऑनगोइंग थी, उसमें भी इतनी सारी कंडीशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगा दी गई कि वो वर्चुअली नामुमकिन हो गया कि उस पर कोई काम हो। मसलन जो बारिशों में स्कूल तबाह हुए थे, उसकी स्कीम लाई थी सिंध गवर्नमेंट, जिसको एक्नेक वगैरह सबने अप्रूव किया और फंडिंग भी दे दी, लेकिन उस पर काम इसलिए नहीं हो सकता कि
उस पे ये और भी इतनी कंडीशंस लगा दी गई कि जी टेंडर फलां तारीख से पहले होना चाहिए था। भाई कैसे, वो तो सरकारी काम। तो नवीद कमर साहब, यहाँ पे दो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि सिंध में जो कुछ जिस तरीके से हो रहा है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को हैं, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि निगरान हुकूमतों को कुछ इख्तियारात आप लोग खुद पार्लियामान में दे कर गए थे, तो जब इख्तियारात दिए तो फिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये तो इख्तियार उनका नहीं है, ना ही रुकावट फ्रैंकली निगरान हुकूमत की तरफ से आई है। अच्छा। ये तो इशू इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, और वो उनका रोल अभी तक इन्वोक नहीं होता जब तक के जो है शेड्यूल का अनाउंसमेंट ना हो। सही। और ऑनगोइंग इसमें तो कभी भी ये मसले नहीं होते। ये तो वो रूल्स हैं जो कि पोलिंग स्टेशंस होंगे। कल को इसी इलेक्शन कमीशन को भी मुश्किल होगी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको लगता है कि इलेक्शन शफाफ करने के लिए स्कूल जो है उसकी छतें गिरनी चाहिए बच्चों के ऊपर, बच्चे जख्मी होने चाहिए शायद। नवीद कमर साहब, अगर आपकी बात से जो मुझे एक तासुर मिला, आपको शिकवा जो है वो केयरटेकर सिंध गवर्नमेंट से मकबूल बाकर साहब या उनकी काबीना से नहीं है, शिकवा इलेक्शन कमीशन से है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात, ये वाला तो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन से और बारहा उनसे टेक किया है कि भाई ये ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों को तकलीफ हो रही है बल्कि आपको भी कल तकलीफ। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आप बात कर रहे हैं, सीधा सा सवाल करूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में आपका शिकवा केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट से है, प्रोविंशियल से है, इलेक्शन कमीशन से है? देखिए, बात सारी है कि जिसने भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक बैकग्राउंड के साथ बात की गई थी ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये एंड से वाबस्ता हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस काबीना में। तो जाहिर है कि अगर पहले 1 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो ये थोड़ा सा तासुर मिल रहा था उससे कि शायद प्रोग्राम ये है कि आगे जाके PMLN को ही मदद करनी चाहिए, जो कि एक अगेन सही बात नहीं होती। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि हमने बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस कराने, तो फिर दूसरी तरफ आपको सबको वही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या किसी को भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। अच्छा, ऐसा क्या बेंचमार्क, नवीद कमर साहब, ऐसा क्या बेंचमार्क था जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, PTI के लिए नहीं है, या किसी और जमात के लिए नहीं है? अरे भाई, मैं गुजारिश कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ ही कॉलीग्स थे हमारे एक काबीना में जब हमारी कोalition सही, जब कोalition का टाइम हुआ और असेंबली डिसॉल्व हुई, तो कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक सिर्फ PMLN से था वो कंटिन्यू किए, बल्कि बाद में तो एक आध नाम ऐड भी उसमें हुआ जिनका भी कुर्बत जो है। फवाद साहब का तो जिक्र नहीं कर रहे आप नवीद कमर साहब? फवाद क्या है, आप क्या देते तो मैं नाम ले लेता हूँ, हमारे दोस्त हैं सारे। जी जी। लेकिन अगर आप भी वही हैं और जावेद साहब भी वही हैं, और में भी लोग उनके हैं, तो फिर खर्चात तो होते हैं। सही, लेकिन कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 से 5 लोग बलूचिस्तान से मिले तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में थी, लेकिन जैसे ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4-5 लोगों ने मरियम नवाज से मुलाकात की तो पीपल्स पार्टी को लगा कि अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या यह बात दुरुस्त है या गलत है? आप इस पे मफरूज़े तो कई बना सकते हैं। इलेक्शन के टाइम में लोग ज्वाइन भी करते हैं, लोग छोड़ के भी जाते हैं। तो जाहिर है कि हमें खुशी तो होती है अगर कोई ज्वाइन करे, हमें ये तो खुशी नहीं होगी कि कोई हमें छोड़ के किसी और को ज्वाइन करे। तो ये बातें अपनी जगह पे, दैट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स। सिर्फ ये है कि जहां इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, जहां एस्टैब्लिशमेंट का रोल न्यूट्रल होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं उस झोल नजर आता है। उसको हम चाह रहे हैं कि उसका करेक्शन हो। अच्छा नवीद कमर साहब, आज चूंकि हम देखते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि मजीद सवालात नहीं होने चाहिए और मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बज़ाहिर ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी आज अलविदाई मुलाकातें हैं दफ्तर में और फिर उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। बतौर सियासी रहनुमा, सियासी कारकुन, मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे कैसे देखती है? देखिए, मियां नवाज शरीफ
साहब PMLN के लीडर हैं। वो पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें से एक है, और उस लिहाज से उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है पाकिस्तान की सियासत में। उनको डेफिनेटली आना चाहिए, और पाकिस्तान की सियासत में खासकर अगर इलेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। दैट इज नेचुरल, और उनको रोकना भी नहीं चाहिए इन चीज़ों। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। फैसल करीम कुंडी साहब आपकी पार्टी की मीडिया टीम का भी हिस्सा है और दिफा भी करते हैं। कुंडी साहब ने 2 रोज कबल कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। नवीद कमर समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन आपको यह लगता है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? भाई, अब मैं स्पेकुलेट तो इस पे नहीं कर सकता कि वो आ रहे हैं या नहीं, वो तो उनकी अपनी पार्टी या वो खुद बता सकते हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि फिलहाल ये जो स्पेकुलेशन शुरू हुई थी कि शायद वो डेट चेंज करें, वो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब स्टेटमेंट के बाद वो खत्म हो जानी चाहिए। लाइकलीहुड यही है कि। अच्छा, नवीद कमर साहब, एक सवाल आपके सामने ये भी रखूंगा। आपने कहा कि उन्हें आना चाहिए और उन्हें आने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना होगा जब वो यहां से गए थे तो वो एक मुकदमे में कैदी थे और उन्हें 4 हफ्तों की इजाजत मिली थी, और वो पाकिस्तान आकर मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं। सरफराज बुगटी साहब ने, वजीर दाखिला ने कुछ गुफ्तगू की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर काफी सीखपा भी हुई। हमने देखा एक बंदा जो कैदी था, इलाज के लिए गया, एक ऐसा रिलीफ जो अदालत ने दिया उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब उसकी वापसी होती है तो क्या उसे जेल जाना चाहिए या मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने जाना चाहिए? लेकिन कानून जो भी राइट और वक्त होता है, हर एक को कानून की पाबंदी करनी चाहिए। आया वो पहले मीनारे पाकिस्तान जाते हैं और फिर जेल जाते हैं, या पहले जेल जाते हैं फिर मीनारे पाकिस्तान जाते हैं, या उससे पहले उनके कोई या बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो अरेंजमेंट हो जाता है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये तो PMLN की लीडरशिप फैसला करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल हो। सही। नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और खासकर गुज़िश्ता हम देखते हैं कि 10-12 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में हमने देखा जितना कि हमें बीबी शहीद के ज़माने में नज़र नहीं आया। मुमकिन है मैं उस वक्त तिफले मकतब हूँगा या बहुत ही छोटा हूँगा या नहीं हूँगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उरूज था, लेकिन अब कुछ लोगों का यह मानना है या ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट सिंध में हो रही हैं, उससे कंफर्टेबल नहीं है। तो सिंध में जो आपकी अक्सरियत है उसी तरह इंटैक्ट रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी? इंशाल्लाह कम से कम इंटैक्ट तो रहेगी, और जाहिर है कि हमारी कोशिश हद मुमकिन होगी कि उसको बढ़ाया जाए। जो लोग इस इत्तेहाद को देख के और कुछ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, शायद उनकी ख्वाहिश ये हो सकती है, लेकिन इस इत्तेहाद का किसी सियासी बंदे को, किसी जिसको गहरी नजर हो सिंध की सियासत में, वो देखेंगे कि ये इत्तेहाद मैक्सिमम जो एक आध पार्टीज कुछ अपने एरियाज में कुछ परफॉर्म कर सकती तो करेंगी ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे सकते। तो मुझे तो मुश्किल से ऐसी सीट नजर आती है जिसपे ये दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी हैं वो इकट्ठे होके और कुछ कामयाबी हासिल। अच्छा, सिंध में जैसे आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, FE, MQM, GDA मिल के कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी हालत आपकी पंजाब में, इसके बगैर बिलावल को कैसे वजीर आजम बना सकेंगे? इंतखाबात चाहे 24 में इब्तदा में होते हैं, दरमियान में होते हैं या आखिर में जो भी इलेक्शन कमीशन डेट देती है, तो पंजाब के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल को कैसे वजीर आजम बना सकती है? पंजाब के बगैर की बात तो नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि पंजाब से भी सीटें लेनी होंगी। ठीक है, अगर अकेले नहीं भी तो कोalition गवर्नमेंट तो बनती है। तो ये अब सारा देखना है कि कौन कितनी सीटें लेके आता है, क्या माहौल बनता है, और उसके बाद ही ये फैसला होगा कि कौन वजीर आजम बनता है और कौन नहीं बनता। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी के लिए नेचुरल अलाई कौन हो सकती है? जैसे हम एक जमाने में देखते थे कि ANP मौलाना साहब भी बड़े करीब होते थे, लेकिन आजकल दूर है, तो नेचुरल अलाई कहीं पर आपको नजर आता है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में या KP में? देखिए, जाहिर है कि जो पार्टीज कुछ लाइक माइंडेड है उनसे जरूर अगर अलायंस नहीं तो सीट एडजस्टमेंट की बात जरूर होगी, लेकिन प्रीमैच्योर इलेक्शन कॉल होने थे, फिर आप देखेंगे इसमें नून लीग भी शामिल होगी सीट एडजस्टमेंट में। नवीद कमर साहब,
मैं जवाब कंप्लीट कर लूँ पूछना कि बाय एंड लार्ज आपने देखा कि जो बड़ी पार्टीज कोलिशन का हिस्सा थी वो इलेक्टरल अलायंस में नहीं जा रही और हर एक अपने अपने हिसाब से लड़ रहा है। वो कहीं लोकलाइज्ड अगर कहीं एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो होंगी, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं देख रहा कि कोई लार्ज। चलें, ठीक है। नवीद कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर जो ओपिनियन था हमारे सामने। अगले प्रोग्राम तक मुझे शायद इनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।